एक बात होती है कि अपनी तारीफ करना, एक बात होती है कि तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना कि कैसे हम जब प्रॉमिस करते हैं कि वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस, तो कैसे सच में हम उसको साबित करके दिखा सकते हैं। दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर कि हम लोग प्लस क्लासेस किस तरह से कंडक्ट करते हैं एट अन अकेडमी। मैं तुम्हें अपनी पूरी क्लास लाइव करके दिखाऊंगा। द वे इट इज टॉट, द वे तुम इंटरैक्ट करते हो, द वे तुम्हारे डाउट्स हैंडल होते हैं, द वे हम लोग की एक इंटरैक्शन के बाद एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है मार्केट में। इन द एंटायर सिचुएशन जिस तरह से यूपीएससी एजुकेशन के बारे में, यूपीएससी कोचिंग के बारे में बताया जाता है, वो ज्यादातर खोखले प्रोमिसेस होते हैं। उसके पीछे कोई हार्ड वर्क नहीं होता, उसके पीछे टाइम पास होता है, मोटिवेशन होता है। वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। इमोशंस के साथ खेल खेल के कहां तक ले जाएंगे तुम्हारे रिजल्ट को, ये काम हम तुम लोगों का ऑन द अदर हैंड करके देते हैं बाय शेयर हार्ड वर्क, ताकि तुम्हारा रिजल्ट आए। तुम्हें वो जो मेहनत कर रहे हो या वो जो ईयर्स तुम दे रहे हो, उसका तुम्हें एक्चुअली नतीजा मिले। बुरा लगता है लोगों को, लेकिन और खासकर मेरी बात का तो बड़ा ही बुरा लगता है लोगों को, बिकॉज मैं स्ट्रेट बात करता हूं, मैं स्ट्रेट शूटर। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आज मैं तुम्हारे ऊपर ये फैसला छोड़ देता हूं, अनटिल अनलेस तुम बिल्कुल ही अपने ही दुश्मन हो, और अनटिल अनलेस तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, विच आई एम श्योर कि तुम नहीं हो, तुम लोग इस तरह से इस क्लास को देखोगे और तुम खुद इस बात को डिसाइड करना कि डू यू फाइंड दिस मेथड बेटर देन द अदर मेथड। तुम्हें इसका फैसला करना है, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, वो तुम्हारे नसीब है और तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, उसको आज मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। सो फॉर दोज ऑफ यू जो मुझे नहीं जानते, द दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। ये मेरा अन अकेडमी के ऊपर डैशबोर्ड है, जिस पे लिखा हुआ है कि अबाउट 45 करोड़ लाइव मिनट्स मुझे वॉच किया गया है, 13,000 डेडिकेशंस दिया गया है, जिसमें अ वास्ट मेजोरिटी गोल्ड हैट्स है। दीज आर अबाउट 300,000 के, अब अबाउट 289,000 के आसपास फॉलोअर्स है। यहां पर हमारे बैचेस लिखे होते हैं। आई हैव कंडक्टेड मोर देन 2,000 बैचेस एवर सिंस आई हैव ज्वाइंड अन अकेडमी। यहां पर कोर्सेस लिखे होते हैं, जिसमें कोर्सेस में लिखा होगा कि प्रीवियस कोर्सेस कौन से, ऑनगोइंग कोर्सेस कौन से, और भविष्य में हमने कौन से फैसला किया हुआ है, उनके सबके डेट्स लिखी होगी। ये फ्री क्लासेस लिखी होंगी। फ्री क्लासेस का मतलब हो जाता है जो स्पेशल क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें तुम्हें सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये हमारा बैच है, एज इन यूपीएससी सीएससी जीएस को टारगेट करता हुआ। ये मेरे बारे में बोला जाएगा कि क्या हूं मैं और क्या मेरा सिचुएशन है। आज जो हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास, इसको डेमो क्लास ही मान लो, इसको जो मैंने अभी अभी रिसेंटली कंडक्ट की थी, वो पढ़ाया था शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी क्लास है जिसको कि आपको आना ही चाहिए, बिकॉज शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आई वुड बी कंडक्टिंग एन एंटायर क्लास हियर। तुम इस क्लास के एंड पर फैसला कर लेना कि तुम्हें इस तरह की पढ़ाई चाहिए कि तुम्हें टाइम पास करना है। कंप्लीटली आई लीव इट टू यू। तुम्हारा करियर है भाई, हमारा करियर थोड़ना है। हमारा करियर, हमारा काम तो पढ़ाना है। पढ़ना या नहीं पढ़ना ये तुम्हारा काम है। सो आज का टॉपिक होगा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कंप्लीट करूंगा इसमें। वी विल कंडक्ट कि कौन कौन से शेड्यूल्स है। तो हम लोग 1 to लेकर 12 तक शेड्यूल्स करेंगे। हम लोग इसके साथ ये भी फैसला करेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए थे। मैं इसको कनेक्ट भी करूंगा टू वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम वो भी कंडक्ट करेंगे। तो वी विल डू ऑल ऑफ दिस 1 to 12, सारे के सारे हम लोग शेड्यूल्स कंडक्ट करेंगे। मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताऊंगा और एक्स्ट्रा फीचर्स भी बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा रहा हूं क्लास में एनवायरमेंट कैसे होता है। सो बिफोर दैट, अगर तुम ज्वाइन करना चाहोगे, एट द एंड ऑफ दिस क्लास फैसला कर लेना, अभी मत करना, अभी जल्दबाजी मत करो, पहले फुर्सत से देख लो। अगर तुम्हें ठीक लगेगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है, तो 16,999 में तुम्हें यह कोर्स मिल जाएगा। मेरा कोड यूज करना सिडलाई,
और तुम्हें उसी टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी मत पढ़ना, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले ये क्लास अटेंड कर लो, पहले ये देख लो कि डू वी रियली डिजर्व टू बी taught by somebody like me? Do we really be understood or to be explained a topic in this way? पहले देख लो, पहले आराम से फुर्सत, 1 घंटे की क्लास लूंगा मैं, जैसे पढ़ाया जाता है, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा अपनी जिंदगी को देकर देख लो। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एज आई टोल्ड यू, ये है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑन अनअकैडमी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम्हें पढ़ाने से ज्यादा ऐसे सोच रहा हूं कि मेरा टेस्ट चल रहा है, राइट, तो मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं एक्चुअली तुम्हें वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे हंसते हंसाते, डांटते डटाते, कभी टांग खींचते हुए, कभी डांटते हुए कि भैया तू पढ़ नहीं रहे हो, कभी ये रिमाइंड कराते हुए कि तुमने ये स्टार्ट ही क्यों किया था जर्नी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस तरह से हम क्लास में कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से इंटरेक्शन होता है, ये वैसी क्लास होगी। तो इसमें आपको वही दिखाई देगा जो कि मैं हूं, राइट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि भाई मैं कोई तुम्हारे को प्यार प्यार से कर रहा हूं। नो, जो है एनवायरमेंट वही दिखाई देगा। तो आज हम शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो ये मेरी पहली स्लाइड है, ये एग्जैक्टली वही स्लाइड है जो कि हम लोग दिखाते हैं इन द क्लास। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। ओके, सो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि ये रियल टाइम क्लासेस है। ओके, तो ये रियल टाइम डाउट रेजोल्यूशन होगा। तो ये मैं ऐसे बैठा हूँगा, ये देखो यहाँ पर कमेंट्स आ रहे होते हैं, राइट, एवरीवन इज इंटरैक्टिंग। यहाँ पर लिखा होगा, मैं ये लिख रहा हूँ, राइट, कि स्पेशल मेजोरिटी कैसे होती है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सो इस तरह के इंटरैक्शन होगा। तो ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्रीन मैं दिख रहा हूँ, ऑन दिस यहाँ पर सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, यहाँ पर मैं भी मैसेज टाइप कर सकता हूँ और यहाँ मैं लिख सकता हूँ। तो आई एम राइटिंग इट, राइट। इस तरह से हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने, जब आपकी बारी आएगी तो आपको यहाँ पर मैसेजेस की जगह मिल जाएगी। यू कैन एक्चुअली पुट योर मैसेजेस, आप यहाँ पर डाल सकते हो, सर सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज द इंटरफेस जो तुम्हारे लिए होगा, राइट। तो तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, कंप्लीटली इंटरैक्ट कर सकते हो, और ये रियल टाइम होगा, एब्सोल्यूट रियल टाइम इंटरैक्शन होगा, नो डाउट्स अबाउट इट। ओके, उसी तरह से लाइव डाउट क्लियरिंग होगा। ओके, तुम यहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो। सो नाउ यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स ड्यूरिंग अ लाइव क्लास राइट हियर। यू विल ऑल्सो सी द डाउट्स आस्क्ड बाय अदर लर्नर्स। तो तुम दूसरे भी दिखा सकते हो। तो तुम ऐसे ही लिख देते हो, हाई सर यू कैन सॉल्व योर डाउट। इसमें तुम एक स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट, यार मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दिया सर, चलो हम मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, या मुझे कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ दिखी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, या वॉट एवर एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह का आप उसमें डाउट्स भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, एंड आई विल आंसर देयर एंड देन। ये नहीं बोलूंगा कि यार 2 दिन बाद बताऊंगा, ना ना ना। आई नो माई टॉपिक, आई नो माई सब्जेक्ट, आई एम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अगर मैं उसी टाइम अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स नहीं हैंडल कर सकता तो मैं बेकार ही यहां पर खड़ा हूं। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन एज इन टू डिफरेंट सोर्सेस, कि ये बता जाए सर एक बुक में ये लिखा हुआ है, और उस टाइम पर वो बुक अवेलेबल ना हो, कोइंसिडेंटली कोई ऐसे XYZ कोई बुक उठा के ले आए, वो बात बिल्कुल अलग है, एंड दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं वो बुक पहले पहले अरेंज करता हूँ, फिर वी विल हैव अ लुक एट इट। तो इस तरह से हम लोग कंडक्ट कराते हुए चले जाएंगे। उसी तरह से आई विल ऑल्सो गिव यू क्लास हैंडआउट्स। ओके, जो नोट्स दिया जाएगा, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके तुम्हें PDF नोट्स मिल रहे हैं, और ये स्टेलार नोट्स है। अब ये स्टेलार नोट्स क्या होंगे? स्टेलार नोट्स वो नोट्स होंगे जो कि पहले पूरे के पूरे बने होंगे, फिर उसके कंडेंस्ड फॉर्म होंगे। सो वो सारे के सारे नोट्स भी तुमको इसी तरह से सारे के सारे मिलेंगे, और तुम्हारे साथ उसी टाइम टेस्ट किया जाएगा। तो उसी टाइम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मिलेंगी। ओके, कि आपके कितने मार्क्स आए, देखो कितने मार्क्स आए, कितने मिनट्स में आपने आंसर दिया, कितने मार्क्स आए, कितने मिनट्स में आंसर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, राइट। ये जो क्लास का स्क्रीनशॉट है, मैंने एक ही पेज पर, एक ही स्लाइड पे सारे ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स,
कहाँ क्या वो रिकमेंडेशन की जरूरत है या नहीं है, क्या वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है कि राज्यसभा में, क्या लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है, क्या डेडलॉक पॉसिबल है कि नहीं है, जॉइंट सेशन चाहिए कि नहीं, प्रेसिडेंट का वीटो पावर है या नहीं, एक ही बार में मुझे तोड़ना पड़ना है। मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी आसान करनी है। सो मैं उस तरह से भी पढ़ाऊंगा ताकि तुमको एक ही बार में, ये मैं ही लिख रहा हूं, सो ये देखो, ये मेरे पेन का कर्सर का मार्क आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली वही स्क्रीनशॉट आता है। उसी तरह से बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे स्टूडेंट्स हमको अपना बनाकर अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो यहां लिखा है, थैंक यू सर, आई एम फ्रॉम 2024 अगस्त कोर्स, बिकॉज ऑफ योर लेक्चर एंड गाइडेंस I cleared UPPCS prelims 2025 and appeared for mains. सॉरी मैं 12:30 नहीं आ पाया था। ये रजत नाम के हमारे एक स्टूडेंट है। बड़ी खुशी होती है यार, हम लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं, अपना पर्सनल लाइफ, अपना थकावट सब भूल कर वी आर गिविंग द बेस्ट टू आवर लर्नर्स। इसको है ना, लोग बोलते इस तरह से है कि ये तुम्हारा जॉब है, ये तुम्हारा वर्क है। नहीं बेटा, वंस यू स्टार्ट गिविंग एवरीथिंग दैट यू हैव, मैं अगर रात को 3 बजे भी मुझे उठाओगे ना, तो पॉलिटी तो कुछ ना कुछ तो मैं बोल ही दूंगा, लेकिन इस तरह से आलस से, लेजीनेस से, कॉम्प्लेसेंसी से नहीं पढ़ाया जाता। कोशिश की जाती है कि हर क्लास अपडेटेड हो, हर स्लाइड चेंज हो, अगर जरूरत पड़े किसी को, ताकि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आ जाए, जो टॉप पे है उसको भी समझ में आ जाए, जो फर्स्ट अटेम्प्टर है उसको भी समझ में आ जाए, जो 1-2 बार रिपीट कर चुका है फिर किसी वजह से वो नहीं पास हुआ उसको भी समझ में आ जाए। वर्क एट मेनी टाइम्स बिकम्स सो मच अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ काम खत्म हो रहा है और कहाँ जिंदगी शुरू हो रही है। कभी कभी दोनों इतने मिक्स हो जाते हैं दैट यू डोंट नो। ऐसे वक्त पे जब तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं सर आपने भी मेहनत करी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इट फील्स गुड। ऐसा लगता है कि इस सब का कुछ मतलब है। देखो, आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, पैसा नाम पावर मुझे वहां से भी बहुत मिल जाता है, उसके कोई टेंशन नहीं, भगवान की दया है। लेकिन एक अलग ही तरह की खुशी होती है जब एक यंग जनरेशन को तुम गाइड कर सकते हो टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। उसकी एक अलग ही चाह होती है और एक अलग ही इंटरेक्शन होता है और एक अलग ही आनंद होता है। इस तरह के जब हम लोग को कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट, मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं पहले पढ़ा कैसे रहा हूं। तो मैं जैसे मैं पढ़ाता हूं आई टीच यू एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। मैं क्लास कुछ ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर कॉल्ड एज शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं? अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान खोल के देखोगे, तो अगर तुमने संविधान खोल के देखा तो संविधान के लास्ट में कुछ लिस्ट दी हुई है, राइट। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो, इफ यू दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये छोटा सा वर्जन है, ऑब्वियसली तुम बड़ी बुक खरीद सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत शुरुआत में तुमको दिखाई देगा प्रियम्बल, फिर तुमको दिखाई देगा कि इसमें आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर तुम पीछे पीछे से मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कुछ लिस्ट दिखाई देगी। यू विल सी सर्टेन लिस्ट। अब ऐसे लिस्ट पीछे क्यों रखी गई है? ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मैं बात समझा रहा हूं? तो सोचो कि मुझे फर्स्ट शेड्यूल में ये लिखा हुआ है, तो पहला शेड्यूल जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ स्टेट्स क्या है और यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या है। स्टेट्स राज्य कौन कौन से हैं और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, और उनकी बाउंड्रीज डिफाइन की गई है। चलो जी, अब मान के चलो कि मैं ना पहला आर्टिकल पढ़ रहा हूं। तो मैंने पहला आर्टिकल पढ़ा और मैंने आर्टिकल 1 में पढ़ा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने क्या बोला सर? आपने बोला इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states.
और फिर तुमने सोचो, जस्ट सोचो कि मैं उसके बाद सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखना स्टार्ट कर दूं, तो तुम्हें रियलाइज है कि अगले 3 पेजेस तो सिर्फ नाम, द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में चले जाएंगे। बिल्कुल बात सही है सर, सर सारे के सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ कंटिन्यूशन हो जाएगी। तुम्हें पढ़ने को अजीब सा लगेगा, यार अभी तो आर्टिकल 1 शुरू ही हुआ था, 4 पेजेस तो सिर्फ नाम में ही चले गए, फिर आर्टिकल 2 स्टार्ट होगा। इस तरह से किताब नहीं लिखी जाती, इस तरह से लॉ नहीं लिखा जाता, इस तरह से द लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाती है। तो हमने क्या किया, जितने वॉल्यूमिनस चीजें हैं, जितनी लिस्ट के फॉर्म में चीजें हैं, जिनमें सिर्फ नाम है, उन सबको हमने शेड्यूल्स में लिख दिया। फर्स्ट शेड्यूल, ओके, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल में होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, में वो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम है, उसको उठाकर हमने फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया। उसी तरह से सेकंड शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो जी सेकंड शेड्यूल पढ़ा, तो अब सेकंड शेड्यूल में क्या हुआ, तो उसे सैलरीज लिखी हुई है कि किसको कितनी सैलरीज मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सैलरी कौन से कहां कहां मिली हुई है, ये सारी के सारी सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है। तो मैं अगर इसी को पढ़ना स्टार्ट कर दूं, फिर से लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स, जितनी सारी ये सूचियां, अनुसूचियां बनी हुई है, ये सारी की सारी शेड्यूल्स में डाल दी गई। आई होप तुम्हें अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब इसको तुम्हारी एग्जाम के लिए समझाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या लिखा सर, सर ये लिखा फर्स्ट शेड्यूल, फिर लिखा सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8, ठीक है। ये हो गए 8 शेड्यूल। ये जो 8 शेड्यूल्स थे, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल मतलब जो हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स थे वो ये 8 थे। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे पास कितने शेड्यूल्स थे, तो बोल देना सर 8 शेड्यूल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब ऐड करना है इसमें 9, अब मैंने इसको येलो में लिख दिया। ये आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। ये किससे आया सर, ये आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। पहले इसको लिख लो, आज की क्लास मेरे तरीके से कर लो, ठीक है सर। फिर लिखो सर 10th शेड्यूल आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बयान 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से, ठीक है। ये 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आज राघव चड्ढा वगैरह के बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है, वो सारा का सारा ये शेड्यूल है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, फिर लिखो 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, ठीक है सर। और उसी तरह से एक और लिख लो, दैट इज द 12th शेड्यूल लिख लो। 12th शेड्यूल आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। तो हमारे पास कितने हो गए सर, हमारे पास 8 आ गए ओरिजिनल, यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उसी दिन हमारे पास 8 थे। फिर हमारे पास 9वां आया, दैट इज ऑन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10th आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 11th आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12th आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें अब अगर मैं क्लास ले रहा होता, तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा होता, ओके। और अगर तुम इस क्लास को सही मायनों में टेस्ट कर रहे होते, तो मैं तुम्हें पूछता कि बताओ हमारे पास ओरिजिनली कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, तो तुम्हें क्विकली आंसर देना पड़ेगा। तो हमारे यहां पर पोलिंग होती है, ओके। हम पोल ऑन करते हैं, पोलिंग ऑन करने से
जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका नाम सबसे ऊपर आता है, फिर जिसने बाद में आंसर दिया वो सेकंड आता है। जो जो करेक्ट आंसर देता रहता है, कितने टाइम में आंसर दिया और ठीक दिया या नहीं दिया, उसके अनुसार एक लीडर बोर्ड बनता है, ताकि तुमको पता चले कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे, तो तुम बोलोगे सर 8 शेड्यूल्स थे, राइट। फिर मैं बोलूंगा कि आज कितने शेड्यूल्स है, तो तुम बताओगे क्या सर 12 शेड्यूल्स है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा शेड्यूल आया, तो तुम्हें बताना पड़ेगा सर 9th आया। फिर मैं बोलूंगा कि 10th कौन से आया, तो तुम बताओगे सर 52nd से आया। सो फिर बोलूंगा मैं कि 73rd से कौन सा आया, तो तुम बोलोगे 11th आया। 12th किससे आया, 74th से आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम 2-3 बार क्लासेस में रिपीट करेंगे। इससे क्या हो जाता है, तुम्हें सारा जो फैक्ट होता है वो एकदम अब्जॉर्ब हो चुका होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होता है वाओ हमारा काम हो गया, हमको सारी की सारी चीजें याद हो गई, और हमें कॉन्फिडेंस भी हो गया, बिकॉज तुम्हारा कंपटीशन कराया जाता है, राइट। सो वी आर कंडक्टिंग अ कंपटीशन ऑल्सो। ऐसे भी नहीं है कि यार तुमने जो बोला वो ठीक है, ठीक है। तो अब इसको वापस चलते हैं, ऑलराइट। तो अब तुम नोटिस करो यहां पर ही आएगा, और यहीं पर तुम रेज द हैंड भी करोगे, यहीं पर तुम्हें आंसर्स पूछा जाएगा, और यहीं तुम्हारा लीडर बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं तुमको टॉपिक ही पढ़ा देता हूं। तो हम आए हो, तुम मेरे साथ आधा घंटा स्पेंड करने वाले ही हो, तो माइट एज वेल मैं तुम्हें पढ़ा ही देता हूं, ताकि तुम्हें यह पता चले कि एग्जाम किस स्पीड पे तुमको समझ में आ जाता है। 1 घंटे की क्लास में तुम कितने बड़े चैंपियन हो जाते हो। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो मैंने क्या लिखा सब, मैंने यहां पर दिखाया फर्स्ट शेड्यूल। देखो अब ये इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, ये मेरी क्लास में तुमको अचानक मिलेगा। बिकॉज मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूं, तो मुझे किसी नॉर्मल टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तुम्हें प्योर सोर्सेस से पढ़ाता हूं, उन ऑथेंटिक सोर्सेस पे पढ़ाता हूं जिस पर कि कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। तुम किसी भी किताब को, किसी भी पब्लिशर के किसी भी बुक को तुम बोल सकते हो, बहस कर सकते हो, पता नहीं उस बुक ने ठीक लिखा है कि नहीं, तुम बोल सकते हो उस पब्लिशर ने ठीक छापा है कि नहीं, लेकिन क्या तुम ये सवाल उठा सकते हो विद रिलेशनशिप टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पढ़ाऊंगा, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाया जाएगा। तो फिर तुम ऐसा बोलोगे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भी अगर मुझसे कोई चैलेंज कर ले कि ये क्या है, तुम्हें मालूम है ये आंसर एकदम सही है। तो मैं बताऊंगा आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, the states and the territories thereof are those as mentioned in the first schedule. The states and the territories consist of the territories of the state, the territories of the union territories, as well as any such territory that might be acquired by India. मैं अभी जैसे जैसे बोल रहा हूं तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तुम्हें हूबहू वही मिल जाएगा। जब तुम आर्टिकल 1 पढ़ोगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ आर एज दोस मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब शुरू शुरू में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं ये ज्यादा जरूरी है, कहीं सिद्धार्थ सर ओवर टीच कर रहे हैं। नहीं, तुम यूपीएससी के क्वेश्चंस खोल के देख लो, तुम सीडीएस के क्वेश्चंस खोल के देख लो, तुम जियो साइंटिस्ट या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस खोल के देख लो। अब ट्रेंड बदल गया है, अब यूपीएससी हल्के फुल्के टीचर्स के बस का रहा नहीं। अब ऐसे ही टीचर्स काम आएंगे जो लॉयर्स है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो रोज आर्ग्यू करते हैं, जो रोज कोर्ट्स में दलीलें देते हैं, जिनको लाइक द बैक ऑफ द हैंड सब्जेक्ट आता है, वो ही तुम्हें पढ़ा सकते हैं। और तुम्हें समझदारी से केवल उनसे ही पढ़ना चाहिए, बाकी सबको बॉयकॉट कर देना चाहिए। बिकॉज बाकी सब लोग, सॉरी, तुम्हारी नीयत साफ होगी लेकिन यू आर नॉट अप टू द मार्क। अब हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। यूपीएससी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है, यूपीएससी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में से पूछता है, यूपीएससी डायरेक्ट लॉ पूछता है। और यही हाल जियो साइंटिस्ट में भी है, यही हाल सीडीएस के एग्जाम में भी है,
यही हाल अब प्रैक्टिकली हर एग्जाम में। अब मैंने बोला कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसकी जो टेरिटरीज है वो फर्स्ट शेड्यूल में। अब देखो यहां पर स्टेट्स के नाम लिखे हुए, तो यहां लिखा हुआ है बिहार, यहां लिखा हुआ है गुजरात, यहां लिखा हुआ है केरला, यहां लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, यहां लिखा हुआ है आसाम। तो नाम भी लिखे हुए और उसकी टेरिटरीज भी डिफाइंड है, कहां से लेकर कहां तक आसाम माना जाएगा, कहां से लेकर कहां तक आंध्र प्रदेश माना जाएगा। तो अगर तुम्हें एक कठिन प्रश्न आ गया कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो तुम बिंदास आंसर दे सकते हो कि आर्टिकल 1 से, बिकॉज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब ये डन होना चाहिए। स्टेट्स एंड टेरिटरीज के नाम कहां लिखे हुए? फर्स्ट शेड्यूल में। उनका एसोसिएशन कौन से आर्टिकल से? सर उनका एसोसिएशन आर्टिकल 1 से। कल इंडियन आर्मी ने फैसला किया कि लाहौर को इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, कराची को इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, तो उसका कराची और लाहौर का नाम कहां लिखना पड़ेगा? सर यहां लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस फर्स्ट शेड्यूल में सब कुछ आते हैं। स्टेट्स का नाम भी आएगा, यूनियन टेरिटरीज का भी नाम आएगा, और उनका भी नाम आएगा, उन टेरिटरीज का भी जो इंडिया अक्वायर करेगी। तो गोवा का नाम जब इंडिया ने पोर्तुगल से ले लिया तो कहां डाला गया होगा? फर्स्ट शेड्यूल में। पुडुचेरी का नाम कहां डाला गया होगा? फर्स्ट शेड्यूल में। दिस इज हाउ फर्स्ट शेड्यूल को तुम पढ़ोगे। तो मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं कि सिर्फ रटने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें अब सब्जेक्ट समझ में आ गया। हाँ यार, तुम हंसते हंसते भी सोचोगे कि हाँ यार लाहौर हो गया, किसी दिन इंडियन आर्मी ने बोला बहुत हो गया लाहौर तुम्हारे पास, चलो हमें दो। तो अगर हमने वो ले लिया तो वो कहां पर डालना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल में। तो अब तुम्हें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गई, तुम्हें हंसी भी आ गई, मजाक भी हो गया, थोड़ा सा इजी भी हो गया, और तुम्हें वो सब्जेक्ट भी समझ में आ गया। अब आगे चलते टू द सेकेंड शेड्यूल। तो इनफैक्ट फर्स्ट शेड्यूल का मैंने डेफिनेशन यहां पे बोली थी। देखो मैंने जब पढ़ते पढ़ते बोला था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फिर मैंने क्या बोला? टेरिटरी ऑफ स्टेट विल इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। यूपीएससी का एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि यार इसको इतना आता कैसे। वो इसीलिए आता है क्योंकि किसी ने तुमको प्योर सोर्स से पढ़ा है, जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। थोड़ी देर मुझे मेरी तारीफ करने दो। उसलिए ये तारीफ इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं जीनियस हूं, ये तारीफ इसीलिए है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं। तो मुझे ये सब्जेक्ट आता है, बहुत डीप डेप्थ में आता है, तो मुझे तुम्हें ये पढ़ाने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। लेट्स लुक एट शेड्यूल नंबर 2। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स। कितनी सैलरी मिलती है, कितने एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, क्या फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिलता है, ये सब कुछ दिया होगा सेकेंड शेड्यूल में। तो सेकेंड शेड्यूल में सबकी सैलरी दी होती है। मैं हमेशा बोलता हूं एस से याद रखना सैलरी, ओके। सबकी सैलरी यहां लिखी होती है और उसके आर्टिकल्स यहां लिखे हुए 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। ये थोड़ी देर के लिए सोचो, या तुम लोग 20-25 साल के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, पहली पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो, तुम्हें मैं सेकेंड शेड्यूल पढ़ने को बोलूं, तुम सीधा याद कोशिश भी कर लो ना तो तुम्हें याद हो जाएगा यार सैलरी कर लेते यार, उससे ज्यादा नहीं कर सकते यार, बड़ी तकलीफ होने वाली, कष्ट होने वाला। और फिर तुमको कोई एक ज्ञानी आदमी मिल जाता है, वो बोलता है महाज्ञानी, बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत खतरनाक होते हैं। वो बोलेगा ना जी ऐसे करो, ये आर्टिकल्स भी याद कर लो। अरे बाबा क्यों याद कर रहे हो? दिमाग लगाने की बात है। आर्टिकल 52 सबको मालूम है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट की शुरुआत हो जाती है। तो 52 अगर प्रेसिडेंट है तो 63 वाइस प्रेसिडेंट है, तो 52 और 65 के बीच में जो 59 होगा वो जरूर प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, 63 वाइस प्रेसिडेंट है। 63 और 75 के बीच में अगर 65 लिखा हुआ है
तो वो जरूर वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी से बात कर रहा होगा। ये पढ़ाने के लिए किसी को इतना इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ाने के लिए उसको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा समझाता हूं। मैं पहले बोलता हूं, देखो पहले याद कर लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी भी इसमें लिखी है, गवर्नर्स की भी इसमें लिखी है, स्पीकर की भी इसमें लिखी है। ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया है ना, वो इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी ना कभी इनको पूछा गया है। तो मैंने कहा ये इनको ज्यादा याद कर लो, बट इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी ना याद करो। तो एक बार चाहे तो तुम भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक बार क्विकली हैव अ लुक एट दिस कि हाँ यार ये हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन फिर मैं तुमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, तो मैंने वही सारे आर्टिकल्स क्विकली इनको लिख कर दे दिए। मैंने बोला याद मत करो, लेकिन एक विश्वास होता है ना कि हाँ हमें जो बताया गया है वो सही बताया गया है। तो मैंने वहां पर लिखा था आर्टिकल 75। मैंने देखो देखो ये देखो आर्टिकल 75 पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां लिखा हुआ है मिनिस्टर्स, बस इतना ध्यान देखो। अब मैंने बता दिया सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स, और यहां क्या लिखा हुआ है, सेकेंड शेड्यूल। तीन ही वर्ड्स देखने, लेकिन अब तुम्हें पक्का यकीन हो गया कि मिनिस्टर्स की सैलरी कहां लिखी होगी। सर आर्टिकल 75 में लिखी होगी। फिर यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 65। फिर यहां क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट। मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था, 52 अगर प्रेसिडेंट है, 63 अगर वाइस प्रेसिडेंट है, और 74 अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो 63 और 75 के बीच का जो भी आर्टिकल अगर सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड होगा तो वो सैलरी से रिलेटेड होगा। तो यहां पर हो गया वाइस प्रेसिडेंट, तो यहां पर हो गया वाइस प्रेसिडेंट, ये सैलरी 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 काम है, मैं तो देख ही नहीं रहा हूं। ओके, तो सब कुछ मिल गया मेरे को। यार कुछ है क्या, सर देखो एमोल्यूमेंट्स मिला, अलाउंसेस मिला, सैलरी मिला, और ये क्या मिला, सेकेंड शेड्यूल। अब मेरे स्टूडेंट्स को पूरा यकीन हो गया, अरे सर एमोल्यूमेंट सब कुछ सेकेंड शेड्यूल में मिलता है। वेट, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने यहां लिखा 125। आर्टिकल 124 डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। सो सैलरीज, फिर से आ गया सैलरीज, किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है, सर सेकेंड शेड्यूल। अब तुम्हें यकीन होता जा रहा है कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। देखो बीच वाले इतने टेक्निकल वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एसेंस तो पता ही है ना कि सैलरीज है, राइट, वेतन है, एमोल्यूमेंट्स है। देखो यहाँ सैलरीज लिखा हुआ है, मुझे तो उससे मतलब है ना। बट मुझे यकीन हो गया, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम्हें कल क्वेश्चन आया सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन से शेड्यूल में लिखा, तुम बोलोगे सर कुछ भी हो जाए, ऑन गन पॉइंट में आंसर दूंगा कि ये आंसर सेकेंड शेड्यूल है, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह से मैं इसे विश्वास दिलाना है, ये पढ़ाने के लिए नहीं होता। ये प्रेसिडेंट, अब ये प्रेसिडेंट हो गया, इनकी सैलरी लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, सेकेंड शेड्यूल में। फिर यहां पे लिखा है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कहां लिखी हुई है, ये देखो आखिरी वर्ड, सेकेंड शेड्यूल में। ये काम आसान करने का काम मेरा है, दैट इज माई जॉब फॉर यू, कि मैं तुम्हें इसको इतना पैलेटेबल बनूं। देखो देयर इज अ डिफरेंस, किसी भी चीज को उस हद तक आसान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो रबिश बन जाए, ओके, या वो मजाक बन जाए। मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। मैं जो तुमको तुम्हारे लिए करके दे रहा हूं वो सिर्फ इतना करके दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये पैलेटेबल हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और एग्जाम में तुम्हें बिना स्ट्रेस के तुम आंसर दे पाओ कि हाँ यार सर सेकेंड शेड्यूल ये, दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो ऐसा मैंने हर एक के लिए किया है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन मैंने किया है। देखो ये गवर्नर, फिर से सारी की सारी सैलरी, आखिरी वर्ड सेकेंड शेड्यूल। फिर यहां पे मिनिस्टर्स, सर ये स्टेट के मिनिस्टर्स, सेकेंड शेड्यूल। तो तुमको पूरा यकीन, ये देखो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं रुक सकता था पर मैं रुका नहीं। मैंने बोला नहीं यार, जब आर्टिकल सारे दिए हुए हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा यकीन दिला देता हूं कि यार यही सेकेंड शेड्यूल है। इसको पढ़ाना बोलते हैं, इसको शोबाजी नहीं बोलते। शोबाजी में होता है मुझे बहुत आता है, आता होगा, लेकिन मेरा काम वहां पर जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं
तो मेरा काम शोबाजी करना नहीं है, मेरा काम यह है कि तुम मेरा ही प्रतिबिंब बन जाओ, तुम मेरा रिफ्लेक्शन बन जाओ, एटलीस्ट इन सो फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। तुम्हें वकालत नहीं करनी, लेकिन तुम्हें इतना तो आई जाए कि तुम यूपीएससी को उड़ा दो इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहां पर हो गया हमारा सेकेंड शेड्यूल। देखो मैंने सबका लास्ट तक किया हुआ है, यह हाईकोर्ट जजेस के भी किया हुआ है सेकेंड शेड्यूल। तो मुझे जरूरत नहीं थी ये 6 स्लाइड्स एक्स्ट्रा बनाने के लिए, एक ही बार बता सकता यार है ना, ये मेरा काम नहीं है। माई जॉब एज अ प्रोफेशनल इज दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये एक नियत का खेल है। अब देखते हैं थर्ड शेड्यूल। तो ये आ गया अब हमारे पास थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशन के लिए होता है। तो कभी कभी मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि इसका ना ये जो TH है ना, इसको याद रखो, TH और उसको याद करो THIRD। अब कोई तरीका है नहीं, बट एक हिंट रह जाता है, एक इंडिकेशन रह जाता है कि चलो यार इसी तरह से याद रख लेते हैं। फिर क्या है, सबकी ओथ। ओके, सबकी ओथ यहां दी हुई है, एक्सेप्ट, क्या मैंने बोला, सबकी ओथ यहां दी हुई है, एक्सेप्ट 3 की ओथ नहीं दी हुई है। एक नहीं दी हुई है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की ओथ थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ, और यूपीएससी एग्जामिनर इसी बात पर प्रश्न करेगा, राइट। वो यही चेक करेगा कि क्या तुम्हें यहां तक आता है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में लिखी हुई है सर? आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लिख लो इसको, काम आएगा तुम्हें। सो ये आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। फिर लिखा है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, वो भी थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई। सर वो भी कहां लिखी हुई है? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लिखी हुई है आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी गुड। और एक और ओथ है, दैट इज गवर्नर। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स जो है, उनकी ओथ लिखी हुई है आर्टिकल 159 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तुम नोटिस करो ये काम तुम खुद कैसे करते। तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा कि 450 आर्टिकल्स के आसपास को पहले तुम इस तरह से डिवाइड करो कि यार कौन सी ओथ कहां लिखी है, कौन सी ओथ कहां लिखी है। मैंने एक बार में यूपीएससी की गेम ही खराब कर दी। उनका पूरा जीवन इसी बात पर डिपेंडेंट था कि यार हम वो एक्सेप्शंस ले आए। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, सब मैंने नहीं लिखा हुआ, ओके, ये सब लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल में जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट जजेस, सब लिखा हुआ। प्रेसिडेंट लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ। वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यूपीएससी एग्जामिनर इसी पर ध्यान देगा। तो लेवल 1 वाला वो स्टूडेंट होता है जो कि, मतलब पहले तो एक वो लेवल भी होता है जो 0 लेवल होता है। 0 लेवल वाला स्टूडेंट तो पढ़ के ही नहीं जाता, उसने तो कसम ही खा के रखी हुई है कि मैंने तो फेल ही होना है। ओके, वो ऐसे टाइम पास करना है, वो अपने घर वालों को झूठ बोल रहा है कि भाई मैं ना IAS ऑफिसर बनूंगा, उससे कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं मैं सिर्फ उनको ही मुखातिब हूं इस टाइम पर, मैं सिर्फ उनसे ही बात कर रहा हूं जो सीरियस है। सीरियस स्टूडेंट्स में भी लेवल 1 स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे होते हैं, जिनको द सो कॉल्ड कोचिंग माफिया जिसे शब्द बोल दिया गया है, उन्होंने तुमको इमोशनल बना दिया कि हम तुम्हें किताबों से पढ़ा देंगे, तो हम तुम्हें सब रटवा देंगे। वो नहीं होता, उनको खुद को भी नहीं आता, उन किताबों में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब तुम यहां पर आते हो, जब मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हें एक एम्पावर्ड एस्पिरेंट बताऊंगा। तुम्हारे पास खुद के पास ताकत होगी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मैं तुम्हें एक्सेप्शंस दिखा दूंगा कि यार ये एक्सेप्शंस है। अब यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल, और ये मिनिस्टर्स का लिखा हुआ है। तो यहां पर मिनिस्टर्स की ओथ लिखी हुई है। मोदी जी कहां पर ओथ ले रहे होंगे? मोदी जी जो ओथ ले रहे होंगे, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये कौन से शेड्यूल में लिखा होगा?
ये थर्ड शेड्यूल में लिखा होगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट साहब ओथ लिख रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो वो बोल रहे होंगे आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति जी ओथ लेते हैं तो वो ओथ शेड्यूल्स में नहीं लिखी हुई, वो आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तुम आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खुद खोल के देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ और आर्टिकल 60 कर लो। चलो जी, हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लो। ओके, तो ये हो गया 74 और आर्टिकल 60 says oath or affirmation by the president, every president or every person acting as a president or discharging the function before entering upon his office make or subscribe in the presence of chief justice of India के सामने वो एक oath लेते हैं that I will solemnly affirm faithfully execute the office of the president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ वो थर्ड शेड्यूल में। इसी तरह से तुम अब थोड़ा सा जब पढ़ ही रहे हो तो आर्टिकल 69 भी पढ़ लो और आर्टिकल 159 भी पढ़ लो, तो तुम्हें तीनों शेड्यूल, बाकी सबकी ओथ कहां लिखी हुई है? बाकी सबकी थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। तो इस तरह के तुम्हें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला फोर्थ शेड्यूल इतने बार पूछा जा चुका है कि आई थिंक मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल बन चुका है। फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि राज्यसभा, तुम्हें मालूम है कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। किससे आते हैं सर? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि स्टेट्स, राज्य अपनी अपनी विधानसभा से उनको भेजते हैं। अभी अभी बीच में राघव चड्ढा का इशू आया, ओके, तो फिर बोला कि नहीं यार, हम ना राघव चड्ढा को पंजाब से नहीं भेजेंगे। राइट, क्यों नहीं? पंजाब से, पंजाब का क्या मतलब है? पंजाब का इसलिए मतलब है क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार या कोई भी राज्य जो होता है अपनी अपनी विधानसभा से प्रोपोर्शनेटली भेजता है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से राज्यसभा के मेंबर्स ज्यादा आएंगे, जिसके कम है वहां से राज्यसभा के मेंबर्स कम आएंगे। सिंपल एज दैट, राइट। तो उत्तर प्रदेश क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेटेड माना जाएगा तो 31 मेंबर्स वहां से आते हैं। दिल्ली से लेकिन 3 ही आते हैं, आसाम से 7 आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पॉपुलेशन है। अब तुम बैठकर इसकी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ना, तो तुम बैठ के सारा टाइम कैलकुलेटर तो नहीं करोगे। तो यही काम करने के लिए फोर्थ शेड्यूल बनाया गया। फोर्थ शेड्यूल में लिख दिया गया है कि किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी जिसकी विधानसभा है उसके साथ कितने मेंबर्स आएंगे। तो अभी मैंने तुम्हें बोला आसाम, तो आसाम से मैंने बोला 7, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है फोर्थ शेड्यूल में। अगर मैं यहीं पर देख लूं यूपी, तो यूपी के आगे नीचे पूरी लिस्ट आएगी तो वहां पर लिखा होगा 31। ओके, दिल्ली, दिल्ली के आगे 3 लिखा होगा। तो वो एलोकेशन ऑफ सीट्स, कितने राज्य, किस राज्य को कितना एलोकेट किया गया है, ये काम करता है फोर्थ शेड्यूल। इतने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये that you cannot forget it at any cost. Make sure that you remember this कि कौन सा शेड्यूल में। तो तुम्हें एक मैं वैसे होमवर्क भी दे देता हूं और एक सीक्रेट भी बता देता हूं। सीक्रेट ये है कि नंबर 1 यूपी के याद रख लो क्योंकि वो हाईएस्ट है। नंबर 2 दिल्ली का याद रख लो, 3 है, क्यों? क्योंकि वो राजधानी है। नंबर 3 अपने अपने राज्य के कितने मेंबर्स है राज्यसभा में, ये जरूर याद कर लो। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर पूछेंगे तो इन्हीं तीनों में से आमतौर पर पूछते हैं। जरूरी नहीं है सारे के सारे याद कर लो, कर लोगे तो माशाल्लाह, क्या चाहिए, लेकिन मुश्किल होता है और इन मोस्ट केसेस टाइम वेस्ट होता है। बट ऐसा तुमको लोग उल्टा सीधा ज्ञान जरूर देते, तुम वो सब छोड़ो, तुम हाईएस्ट याद कर लो, दिल्ली याद कर लो और अपना राज्य के मेंबर्स याद कर लो इन द फोर्थ शेड्यूल। तो ये हो जाएगा नंबर 4। अब हम देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 डील कर रहा है आर्टिकल 244 से। ये हमारे देश की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में है। शेड्यूल्ड ट्राइब
पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्पेशली उनको संभालने के लिए, उनके एक यूनिक कल्चर को बचाने के लिए, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा उनके लैंड को बचाने के लिए, जमीन को, भूमि को बचाने के लिए फिफ्थ शेड्यूल और उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल को बनाया गया था। लेट मी गिव यू फर्स्ट एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल दोनों के दोनों एक्चुअली आर्टिकल 244 से रिलेटेड है, लेकिन याद रखने वाला जो एग्जांपल है वो याद रखना कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वो सभी स्टेट्स के लिए है और जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो केवल 4 स्टेट्स के लिए है। और ये क्वेश्चन तुम्हें आएगा, सब लोग बोलेंगे सिक्स्थ शेड्यूल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। अगर तुम्हारे पास लेवल 1 डिफिकल्टी का एग्जाम आया तो वो मोरलेस इतना ही पूछेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए कौन सा शेड्यूल है, तो बोल देना सिक्स्थ शेड्यूल है। कभी कभी दूसरे तरीके से पूछ लेते, वो पूछ लेते कि सिक्स्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स है और उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश लिख देते और कौन सा नहीं है, ऐसा करके तो तुम्हें अरुणाचल प्रदेश आएगा। इन अदर वर्ड्स तुमको याद रखना पड़ेगा ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या एक तरीका है मैं तुम्हें रटवाऊं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं रटवाता, मैं उनको एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में से पढ़ा देता हूं। तो यहां पर ये जो वर्ड आया हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन तुम्हें ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये करेंगे कैसे। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको ध्यान से आंसर देना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि टॉपर कैसे बनाया जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, यहां लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। देख लिया, पढ़ाई पे ध्यान होगा तो तुम देख लोगे, स्मार्ट होंगे तो देख लोगे। क्वेश्चन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। क्या क्वेश्चन आया? सवाल आया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कौन से शेड्यूल से डील कर रहा है, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ? अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ओके, और नीचे लिख दिया जाएगा उसको कंफ्यूज करने के लिए, बोथ ऑफ द अबव। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया फिफ्थ है कि सिक्स्थ है कि बोथ है? मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं, अगर तुम अपने आसपास दोस्तों में घूम रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर करने से पहले उनको है ना, पहले जाके फोन पे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या अगर कॉफी पर मुलाकात करते हो तो पूछ लेना। मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं 10 में से 9.5 लोग गलत करेंगे। उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाता नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका आंसर फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल नहीं है। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया शब्द केवल फिफ्थ शेड्यूल में यूज किया गया। सिक्स्थ शेड्यूल के लिए, सिक्स्थ शेड्यूल के लिए वर्ड यूज किया गया है ट्राइबल एरियाज। इतना डेप्थ में आएगा सब्जेक्ट तो जाके तुम यूपीएससी के दरवाजे को खटखटाने लायक होंगे। क्या तुमने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। राइट, सो शेड्यूल्ड एरिया वर्ड यूज होता है फिफ्थ शेड्यूल के लिए, ट्राइबल एरिया वर्ड यूज होता है सिक्स्थ शेड्यूल के लिए। तो इतना पता होने से तुम्हारा एक ये टॉपिक हो गया ना, तुम्हारा एक ये क्वेश्चन ठीक आ गया, और तुम्हारे साथ वाले का ये एक क्वेश्चन नहीं ठीक आया, तुम पास हो गए, वो फेल हो गया। सो बेसिक लेवल 1 क्वेश्चन ये आएगा, लेवल 1, पहली बात तो लेवल 1 क्वेश्चन ये आएगा कि ये 4 स्टेट्स का नाम मालूम होना चाहिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये याद कर लो। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे क्या करें ना, फंस जाते बेचारे। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट AMTM कर देते, करो यार, मुझे कोई दुख नहीं, करो, राइट, लेकिन याद रखना कि ये AMTM में आसाम है, ए में अरुणाचल नहीं है, और मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो ये
थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग तुम्हें खुद करना पड़ेगा, चाहे तुम AM TM याद करो, चाहे जो मर्जी याद करो, लेकिन जब निमोनिक भी बना रहे हो तो याद रखना द सेवन सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में M से 3 नाम है और इसमें उनमें से 2 है, और A से 2 नाम है जिनमें से एक यहां पर है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मुझे नहीं पता, इज देयर अ इजियर वे? अगर है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्या पता किसी का भला हो जाए कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को किस तरह से याद रखा जाए ताकि एग्जाम में अगर आए तो तुम गलत ना करो और तुम्हारे फ्रेंड्स भी गलत ना करे। अदरवाइज तो तुम्हें ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, राइट? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ इट, और मैं नहीं चाहता कि तुम गलती करो, बट याद रखना जो मैंने तुम्हें अभी अभी टॉपर मटेरियल बताया कि 5th शेड्यूल के लिए वर्ड यूज होता है द शेड्यूल्ड एरिया, और 6th शेड्यूल के लिए वर्ड यूज होता है ट्राइबल एरिया। राइट, तो यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है सर? ये ट्राइबल एरिया वर्ड यूज किया गया है। कौन सा शेड्यूल है? 6th शेड्यूल। तो यहां पर कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है, ओके? तुम्हें याद होगा लद्दाख में जब एग्जाम्पल आया था, लद्दाख में अभी बीच में एक बहुत बड़ा करंट अफेयर आया था जब वांगचुक साहब को, सोनम वांगचुक साहब को डिटेन कर लिया गया था। बट वो क्या डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। 5th नहीं मांग रहे थे, 6th शेड्यूल मांग रहे थे। सर ऐसा क्यों कर रहे थे वो कि वो 6th शेड्यूल मांग रहे थे? उससे एक और प्रश्न, एक और सवाल खड़ा हो जाता है। वो इसलिए होता है बिकॉज जो 6th शेड्यूल आता है, जो 6th शेड्यूल आता है वो ज्यादा ऑटोनॉमी देता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से निकलने ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्ता होती है। 5th शेड्यूल जो होता है उसमें इतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती, इतनी आजादी नहीं मिलती, बिकॉज वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो तुम्हारे पास होना चाहिए, तो यू कैन रीड दिस, while both the 5th and the 6th schedule aim to protect tribal interests, the 6th schedule offers far greater autonomy through constitutionally empowered district and regional councils, including legislative, judicial and financial powers. तो इस तरह से तुम आंसर दोगे तो तुम्हारा ये भी फायदा हो जाएगा कि तुम मेंस में भी आंसर दे पाओगे। तुम्हें एक मेजर डिफरेंस पता चल जाएगा ऑफ कि आंसर देना कैसे है। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड 5th शेड्यूल। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा ऑटोनॉमी कहां से मिलेगी? तो ज्यादा ऑटोनॉमी हमेशा 6th शेड्यूल से मिलेगी। ओके, सो द पॉइंट इज, इसी को आगे बढ़ाते हुए तुम इसको भी समझ सकते हैं, राइट? तो तुम नोटिस देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब जब तक तुम्हें कोई बिल्कुल प्योर सोर्सेस से नहीं पढ़ाएगा तुम इस तरह से आंसर दे नहीं पाओगे। So both the 5th and the 6th scheduled areas are inhabited by scheduled tribes, but the Constitution of India categorizes them differently. Areas under the 5th scheduled are termed, उड़ी बाबो, ऐसा बनते हैं टॉपर सर, पता नहीं चला हमको। बुरा लगेगा उन लोगों को जो अपने स्टूडेंट्स को ये सब नहीं पढ़ा पाते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील फॉर यू, लेकिन अच्छे से खुद पढ़ोगे तभी जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा पाओगे। ओके, स्टूडेंट्स बेचारे तुम पर डिपेंडेंट है, उनका करियर मत नाश करो, राइट? और स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूंगा ये करियर तुम्हारा है, राइट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ा फेमस लाइन होता है, राइट? नॉर्थ इंडिया में बड़ा कॉमनली बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि जो यात्री होते हैं वो अपने सामान की रखवाली खुद करे। इसी को लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है केवियात एम्प्टोर, बायर बिवेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। तुम्हारा करियर है, तुम पैसे देने वाले हो, तुम्हारे 2 साल जाने वाले, और उससे भी इंपॉर्टेंट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें कोई अजीबो गरीब एजुकेटर मिल गया जिसको ठीक से अपना काम नहीं आता, तो बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम होने वाली है। तुम जिंदगी भर ये पछताते रह जाओगे, काश कि मुझे कोई मिल गया होता। तो प्यार मोहब्बत की ये जगह नहीं है। 1-1.5 साल हाय मेरा प्यारा बच्चा, हाय मेरा नूना, हाय मेरा चीकू, ये करने वाले एजुकेटर्स मत ढूंढो। वो ढूंढो जो हार्ड टास्क मास्टर्स हो, जिनको गुस्सा आए अगर तुम्हें याद ना आए, जो तुम्हें डांटे, जो तुम्हें डराए, लेकिन काम करवाए। दैट इज द काइंड ऑफ एजुकेटर दैट यू मस्ट बी लुकिंग फॉर इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम। लेट्स लुक एट दिस। सो ये जो सारे कमेंट्स आते हैं
ये फोकट में नहीं आए हुए, राइट। ये ऐसे हजारों हजारों है। मैंने एक गूगल ड्राइव बनाया। पहली बात तो शुक्रिया उन सब लोगों के लिए जो ये सब कुछ करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अगर हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? मंजुलिका आके मेरी एडवर्टाइजमेंट करेगी? मुझे खुद की बात तो बतानी पड़ेगी ना कि मैं ठीक हूँ। ओके, सो द पॉइंट है कि ये भूल भुलैया में से भूत थोड़ा ना बाहर आ जाएंगे। मुझे ही तो अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं ही ठीक हूँ और बाकी लोग गलत है, या फिर जो गलत है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत है ये मेरा ही तो काम है। और मेरे लिए कौन ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट होने वाली है? सो आई विल हैव टू एडवर्टाइज माई सेल्फ, बट वॉट एम आई डूइंग इट फॉर? ऑफकोर्स मेरा इसमें मेरा फायदा है, बट तुम्हारा भी तो है। इसी को विन विन सिचुएशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामहा, विन विन सिचुएशन। आई सक्सीड, यू सक्सीड, आई विन, यू विन, मेरा फायदा, तुम्हारा भी फायदा। तो ये सारे स्टूडेंट्स ने जो लिखा हुआ है, पहली बात सबका शुक्रिया, राइट, कि तुमने अप्रिशिएट किया। लेकिन ये उसी के साथ साथ वो ये भी बात है दैट आई हैव पुट माई एफर्ट, मैंने अपनी जान से बढ़कर लोगों को पढ़ाया है, मेहनत करी है, उसको सिंप्लीफाई किया है, उसको इजी बनाया है, हार्ड टास्क मास्टर बना हूं, और तब जाकर इस तरह के कमेंट्स आए हैं। सो लेट्स लुक एट दिस पार्ट। और ये तुम्हें मैंने जैसे बताया, तुम्हें सारे नोट्स भी मिलेंगे, ऑल ऑफ दिस। नाउ लेट्स लुक एट 7th शेड्यूल। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिए हैं, राइट। लेट्स नाउ लुक एट द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल बहुत ही अच्छा शेड्यूल है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये हमारे संघवाद, फेडरलिज्म से डील करता है। फेडरलिज्म में आता है द डिवीजन ऑफ पावर। क्या आता है इसको लिख लो पहले। फेडरलिज्म में आता है डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर मतलब, देखो, फेडरलिज्म की स्पिरिट ही इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि जो यूनियन है, यानी कि जो सेंटर है और जो स्टेट्स है, वो इस बात का फैसला कर ले कि किसको कौन से लॉ बनाने की आजादी है या फिर पावर है, शक्तियां है, राइट। डोंट मेक इट एज सेपरेशन ऑफ पावर, इसको कंफ्यूज मत करना, राइट। ये जरूर फैसला हो जाता है कि सेंटर कौन सी लिस्ट कौन से पर बना सकता है मैटर्स पे लॉ, और स्टेट किस पर, और कंकरेंट लिस्ट बताता है कि कौन दोनों पे बना सकता है। तो ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे समझ में आना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज तुम लोग बेचारे लक्ष्मीकांत पर डिपेंडेंट हो। ओके, कहाँ तक पढ़ोगे? सो मैं तुम्हारे लिए ऐसे एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ। सो 97 मैटर्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो मैं 2-4 पढ़ लेता हूँ, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। सो बड़ी 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 बातें, बड़ी बड़ी बातें मतलब तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं स्टेट की बातें कर रहा हूं, बट बड़ी बड़ी बातें जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉरेन अफेयर्स, पोर्ट्स। तुम समझ रहे हो, ये नेशनल लेवल चीजें हैं, राष्ट्र के लेवल पर है, बड़ी बड़ी चीजें। ऐसी 97 मैटर्स को लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में, इसको लिस्ट नंबर 1 बोला जाता है, राइट। तो ऐसे 97 सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, तुम्हें सारे याद नहीं करने चाहिए, बट कम से कम 10-15 तुम्हें मोटे मोटे मालूम होने चाहिए, ठीक है सर। अब देखते हैं स्टेट। स्टेट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, लैंड। ये सब कहां लिखा हुआ है सर? ये सब स्टेट में लिखा हुआ है। तो एक्सक्लूसिवली स्टेट इस पर लॉ बना सकता है। तो ठीक है जी, ये हो गया सर हमारे पास स्टेट लिस्ट। तो इसको बोला जाएगा लिस्ट नंबर 2। तो इस तरह से हमने चले गए, 97 यहां पर हो गए, स्टेट में आ गया, ये हो गया लिस्ट नंबर 2, यहां 97 हो गए, यहां हो गया 66। अब कुछ ऐसे मैटर्स है जिस पर दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं और स्टेट भी बना सकते हैं, उसको लिस्ट नंबर 3 और तीसरी सूची बोला जाता है, विच इज द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो होगा उसमें कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जैसे फॉरेस्ट वगैरह डाल दिए गए थे बाद में, राइट। हमारे पास इंक्वायरीज एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैम्प ड्यूटीज अदर देन ड्यूटीज कलेक्टेड बाय जुडिशियल। तो इस तरह से 47 मैटर्स हो गया। तो इसको क्या हो गया, ये हो गया लिस्ट नंबर 3। तो मैं क्वेश्चन आएगा, वर्ड देखो कैसे खेलते हैं वो लोग।
वो बोलते हैं कि विच इज द लिस्ट विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू यूनियन। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? हमारा आंसर होगा यूनियन लिस्ट। तो रहेगा एक्सक्लूसिवली अवेलेबल। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली टू स्टेट्स, तो तुम्हारा होगा स्टेट लिस्ट। और होगा बोथ, तो बोथ होगा कंकरेंट लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर्स है, ये फेडरलिज्म की स्पिरिट है। इनको आप छेड़खानी नहीं कर सकते, इनको आप बिना स्टेट से पूछे आप बदलाव नहीं कर सकते। सो ये हो गया हमारा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूं। ऑब्वियसली जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछ लिया वो तो पूछ ही लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 10-12 यूनियन लिस्ट के इंपॉर्टेंट जो तुम्हें ऐसे देखते देखते लग रहे वो पढ़ लो, याद कर लो। अब इसमें तुम बोलोगे सर 12 याद करके क्या फायदा होगा, 97 है। अब मैं इसमें 97 भी तो नहीं याद करवा सकता ना, बट चांस लिया जा सकता है। एटलीस्ट तुम्हें मोटे मोटे 12-15 याद कर लो, 12-15 याद कर लो ऑफ स्टेट लिस्ट और 12-15 याद कर लो ऑफ कंकरेंट लिस्ट, एंड देन यू टेक योर चांसेस अंडर द सन। क्या पता हो ही जाए इसी से, यू जस्ट डोंट नो, कभी कभी चल जाता है। एनी विच वेज तुम्हें कम से कम ये तो 7th शेड्यूल मालूम ही होना चाहिए। लेट्स लुक एट द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल बहुत ही इजी है अगर तुम मेरे तरीके से करो। सबसे पहले याद रखना कि 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की बात करता है। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिया आपने सर। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि रिकॉग्नाइज वर्ड लिया हुआ है, कहीं भी वर्ड नेशनल लैंग्वेज नहीं यूज किया गया। ये क्वेश्चन आता है, यू नो, कभी कभी वो ऐसे ट्रिक क्वेश्चन डाल देते हैं। वो ट्रिक क्वेश्चन क्या डाल देते हैं कि विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अरे बाबा नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है ही नहीं। सर हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। नो, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। जो भी नेशनल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होगा, हिंदी एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जरूर है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, और उसको तरीका को तुम लोगों ने अगर अपना लिया तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इसको ऐसे याद रखो, 8th शेड्यूल को याद रखो, 14 + 1 + 3 + 4। सर आपको सिंपल मैथ्स नहीं आता, राइट? 14 15 15 और 3 18 18 और 4 22। नहीं, ऐसे मत याद रखो, यू विल मिस द टारगेट। यूपीएससी का एक टारगेट है, वो तुमसे प्रश्न पूछने वाले, वो तुमसे सवाल पूछने वाले, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 14 जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, फिर 1 जो था वो 21st अमेंडमेंट से आया, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है। फिर जो 3 आए वो 71st अमेंडमेंट से आए, ठीक है सर। जो 71st अमेंडमेंट से आए वो आए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 4 जो आए वो 92nd अमेंडमेंट से आए, ये आए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। इस तरह से तुम याद रखोगे तो तुम यूपीएससी के ट्रैप से नहीं फंसोगे। यूपीएससी इसी ट्रैप में तुम्हें फंसा देता है। जैसे अभी उन्होंने बड़ा रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि विच आर द फॉलोइंग वर एडेड बाय अमेंडमेंट्स, उनमें बोडो, डोगरी, कोंकणी और संथली लिख दिया। अरे कोंकणी नहीं है, मैथिली है। ओके, फिर तुम्हें पूछा जाएगा ओरिजिनल, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे पास कितने थे, तो जी 14 थे। क्या इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाले गए? तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, 14 + 1 + 3 + 4। तो मैंने इसीलिए इसको अपने स्टूडेंट्स को मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं। मैं बोलता देखो ऐसे याद रख लो, रादर देन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ओके, बोडो, इसको मैं बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संथली और सिंधी, इनको अलग से कलर कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अमेंडमेंट से आए। थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें इसके बाद ये भी याद रह जाएगा कि ये कौन से अमेंडमेंट से आए। ओके, तो तुम्हें याद हो जाएगा ये 92nd से आया, ये भी 92nd से आया, ये 71st से आया, ये एंड सो ऑन एंड सो। तो ये
सॉरी, ओके। सो ये जो तुम करोगे, इस सीक्वेंस को लिखो और याद कर लो। यार मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, कुछ चीजें याद करने में समझदारी है, क्योंकि ये बैठे बैठा है आंसर है, जैकपॉट है, तो इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यार ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ओके, ये बोडो डोगरी मैथिली संथली है, ये 92nd है, ये 21st है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तुमको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये हो गया 8th कॉन्सेप्ट। तो ये देखो मैंने लिख भी दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से मदद करता हूँ। तो देखो मैंने ये यहाँ पे कर दिया, 1967 में ये था, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। किसी किसी को ऐसे ज्यादा याद रहता है, किसी किसी को पिक्चर बना के याद रहता है, किसी किसी को शॉर्टकट्स याद रहते हैं। तो हम, मेरा काम अपना शोबाजी करना थोड़ा है, मेरा काम है तुम्हारी मदद करना। सो इन एनी विच वेज मेरे स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई डू फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये हो गया हमारा एक और पार्ट। अब करंट अफेयर्स इसमें बड़ा महत्व रखता है। अब क्या हो गया, मैंने पढ़ा दिया 8th शेड्यूल, ठीक है जी, मैंने पढ़ा दिया रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, वेरी गुड। तो इसमें मैं हिंदी का महत्व भी, ओके, मदर टंग वाला आर्टिकल 350 कैपिटल ए, वो सब भी पढ़ा देता हूं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आ जाता है करंट अफेयर। तो अभी रिसेंटली, ओके, मराठी बंगाली ये लैंग्वेजेस को हमारे इसमें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया। तो हमने मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्रकृति को क्लासिकल लैंग्वेजेस। उससे पहले था संस्कृत, उड़िया और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल। तो ये सब चीजें कहां से आ रही है, ये सब चीजें आ रही है करंट लैंग्वेज में। तो पहले क्या थी, टिल नाउ इंडिया हैड 6, अब हमारे पास बढ़ गई है। तो ये सब करंट अफेयर्स भी मैं ऐड करता चले जाता हूं। तुम न्यूज़पेपर पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा काम है तुम्हें अपडेटेड रखना और उसका महत्व भी बताना, बोथ इन द आईज ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज इन द आईज ऑफ, इन द ओपिनियन ऑफ मेंस। ये मेरा काम है तुमको समझाना, ताकि अगर तुमसे कुछ मिस भी हो गया, अगर बाय चांस तुमने नहीं भी पढ़ा, वरी नॉट, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा जी क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती है, तो ये भी मालूम होना चाहिए जी क्लासिकल स्टेटस का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज हेरिटेज, इतनी एंटिक्विटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मॉडर्न वर्जन। ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। मेरा काम है तुमको अपडेटेड रखना, ऑन द एज रखना। तुम्हारा काम है मेरे साथ फॉलो करते हुए चले जाना। अब यहां तक थे 8 ओरिजिनल वंस। देन हमने 9th शेड्यूल देखा, जो कि लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी एबॉलिशन से डील करता है। सो लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी एबॉलिशन से डील करने वाला कौन सा शेड्यूल है जी, वो शेड्यूल है 9th शेड्यूल। अब मैं इस स्टेज पर 9th शेड्यूल को ज्यादा पुश नहीं करता हूं। ये भी एक तरीका होता है, देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से रिलेट हो जाता है जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं तो उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है 9th शेड्यूल, क्योंकि यहीं से ये कहानी स्टार्ट हुई थी कि फंडामेंटल राइट ज्यादा स्ट्रांग होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये सारे टॉपिक्स वहां से स्टार्ट होते हैं। तो इस स्टेज पर 9th शेड्यूल रुक जाने में ही समझदारी होती है, राइट। इस टाइम पर मैं तुम्हें आर्टिकल 31B पढ़ाने लग जाऊं, मैं इस स्टेज पर तुमको IR कोएलो जजमेंट पढ़ाने लग जाऊं, केशवानंदा भारती जजमेंट पढ़ाने लग जाऊं, तो सारी की सारी कंटिन्यूटी खराब हो जाती। पढ़ाया सब कुछ जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। लेकिन अब जब तुम इतने अच्छी तरह से सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छे से समझ गए हो, घंटा निकला नहीं यार, 1 आवर में तुम्हारा काम हो गया, राइट। 1 घंटे में तुम्हारी लाइफ में चेंज आ गया, एक टॉपिक आ गया। अब मैं इस टाइम पर कंटिन्यूटी क्यों लूज करूंगा। उसी तरह से मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल, तो ये देखो, ये अभी अभी मैंने एक शॉर्ट बनाया था जब राघव चड्ढा जी के ऊपर ने राघव चड्ढा ने अपनी सीट आम आदमी पार्टी की छोड़ी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये एंटी डिफेक्शन में आता है या नहीं आता, इस बेसिस पर
10th शेड्यूल बड़ा जरूरी है। 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से डाला गया था और इसका कंप्लीटली लेना देना है दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो अभी ये मैंने थोड़े टाइम पहले ही डाला था, इसमें थोड़ा मजाक भी होता है, थोड़ा सीरियसनेस भी होता है, थोड़ा कंटेंट भी होता है, राइट। सारा टाइम सीरियस संजीदा मुंह बना के थोड़ा ना करेंगे, लेकिन इसको भी मैं इस स्टेज पर आगे नहीं बढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू पुश इट फर्दर। 8 शेड्यूल तक डिटेल हो गए। ये जो जो अमेंडमेंट से आए हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक्स है। तो इसमें भी क्राफ्ट होता है कि मैं अगर इसी टॉपिक को खींचता रहूंगा तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, हमारा ब्रेन गिव अप कर पाता है। कई कोई ऐसी बहुत अच्छी मूवीज भी होती है जो मूवीज अच्छी होने के बावजूद वो थोड़ी ना खिंच जाती है ना, तो ऐसा लगता है यार ये थोड़ा सा फास्ट खत्म हो जाता ना तो ज्यादा अच्छी लगती। अभी तुम्हारे ब्रेन ने बहुत अच्छा रिटेन कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया है, 2 बाकी है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी वो टू डू लिस्ट में आप टिक मार्क मारते हो कि जी हमारा तो काम खत्म हो गया, तो तुम्हें ना बड़ी कंप्लीशन की फीलिंग आती है। ये कुछ वैसा ही होगा, ओके, इट इज अ कंप्लीशन फीलिंग। सो उसको पकड़ना जरूरी है, इसलिए मैं इसको भी अभी के लिए छोड़ता हूं। उसी तरह से 11th शेड्यूल आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, जो डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, राइट। ये पंचायत से डील करता है और तुम्हें गारंटी से मालूम होगा कि उसी के साथ साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 भी पास किया गया था, जिसका डीलिंग कर रहा था म्यूनिसिपैलिटी से। सो पंचायती राज सिस्टम एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज जो है, ये जो दोनों सिस्टम्स है, तुम्हें मालूम है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, आज से कुछ 5-7 दिन पहले, एक 30 इयर्स के कोर्स किया था, 30 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई डेल्ट विद ऑल ऑफ देम एंड मैं वही बात जो सबको बताता था वो मैंने साबित किया कि प्रैक्टिकली हर साल 1995 से लेकर 2025 तक हर साल लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चंस आए। अब मैं बैठकर सोचूं कि ना जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जो कि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, पूरा पार्ट 9 उससे डील कर रहा है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ से डील कर रहा है। उसमें पूरा का पूरा 11th शेड्यूल है जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स है। उसको मैं 1 सेकेंड में खत्म कर दूंगा? नहीं यार, दैट विल बी सच एन अनफेयर प्रैक्टिस। उसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज लाता है वो पार्ट 9A है, उसमें आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG है। इसमें 12th शेड्यूल है और 18 सब्जेक्ट मैटर्स है। क्या मैं इसको 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं? नहीं खत्म कर सकता। और इसमें होगा यह कि मेरा टॉपिक हो जाएगा खत्म, राइट। मैं अपना सो कॉल्ड सिलेबस कवर करूंगा, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। सो वी विल स्टॉप हियर और मैं बोलूंगा अभी के लिए 9th 10th 11th और 12th अभी के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से याद कर लो। जब टॉपिक आएगा, जब उससे रिलेटेड सिलेबस में टॉपिक आएगा, हम उसको एडवांस लेवल पर पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे। सो तब तक हमारे सारे के सारे शेड्यूल्स डन है। दिस इज हाउ आई हैंडल माई टीचिंग। ये एक तरीका है, ये एक अप्रोच है, जिस अप्रोच के बेसिस पे स्टूडेंट्स को सब समझ में भी आ जाता है, उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उनको एक कंप्लीशन की फीलिंग आ जाती है। वो एम्पावर्ड हो जाते हैं कि हाँ, हम एक टॉपिक को पढ़ रहे थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पढ़ा है उसको, वी हैव स्टडीड इट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं पढ़ा है
कि जिसको जो दिल आया, नो, टीचर्स बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको आता है वो पढ़ा दे और बोले कि यही सब कुछ है। नो, जब पढ़ाया जा रहा है तो सब कुछ पढ़ाया जाए। दैट शुड बी द ईमानदारी, दैट शुड बी द एम ऑफ एवरी एजुकेटर, स्पेशली जो यूपीएससी में पढ़ा रहा है। बिकॉज यूपीएससी वाले बख्शेंगे नहीं, यूपीएससी वाले तुमको खा जाएंगे। दे विल ईट यू अलाइव फॉर ब्रेकफास्ट, एंड दैट इज वाई यू शुड नेवर टेक अ चांस। तो अगर तुम अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो, ये मेरा क्यूआर कोड, तुम इसको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, मैं तुम्हें उस पर पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। जो भी पीडीएफ चाहिए होता है तुम टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। और दोस्त अमंग्स यू जो ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी को, यूज द कोड SEDLIVE। मैंने तुम्हें इस कोड को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोला था, ये फैसला टाल के रखना कम से कम टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के बाद फैसला करो कि क्या तुम चाहते हो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन के बेसिस पर पढ़ाई करना, या फिर जैसा चल रहा है वह उसी में तुम खुश हो। ये कंप्लीटली तुम पर मैं छोड़ता हूं। चॉइस इज योर्स, करियर इज योर्स, और पैसा तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ ये है कि फैसले पर ये दिमाग लगा लेना कि द वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पीछे क्या कोई एक्सपर्ट मेंटोर है या नहीं है। एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट तुम्हारी मदद करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। अगर हाँ तो टेक योर कॉल, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SEDLIVE। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो और मेरे बात पर तुमको यकीन है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।